नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर से है। कानपुर में एक लोकेलिटी है गोविंद नगर, और इसी गोविंद नगर इलाके में बीजेपी का एक कार्यकर्ता रहा करता था जिसका नाम था मुकेश नारंग। मुकेश नारंग बहुत एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। बीजेपी ने मुकेश को बूथ मैनेजर की जिम्मेदारी भी दे रखी थी और उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो राजनीति में और राजनीति के ज़रिए समाज सेवा में गुजरता था। मुकेश की उम्र यही तकरीबन 30 से 35 साल के आसपास रही होगी और मुकेश की 2 साल पहले ही दिव्या नाम की एक लड़की से शादी हुई थी जो उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी ज़िले की रहने वाली है। और दिव्या और मुकेश दोनों की ये दूसरी शादी थी, यानी मुकेश की पहले भी एक लड़की से शादी हो चुकी थी जिसके बाद उसका अपनी पहली बीवी से अलगाव हो गया था, और दिव्या की पहले भी एक शादी हुई थी एक लड़के से, लेकिन उसके बाद वो रिश्ता टूट गया था। मुकेश की बबीता नाम की एक लड़की के साथ शादी हुई थी, लेकिन बबीता को कोई परेशानी थी। उस परेशानी के बाद जो है पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी दरार आ गई और उसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इधर ये जो दिव्या है, इसकी शादी प्रयागराज में हुई थी, लेकिन वो शादी सिर्फ 1.5 महीने चली और 1.5 महीने बाद ही दिव्या का प्रयागराज के अपने पहले पति से तलाक हो गया था। और इसके बाद दिव्या और मुकेश की शादी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज से 2 साल पहले हुई थी और इसके बाद दोनों 2 सालों तक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 24 नवंबर को इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। 24 नवंबर इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 की। हुआ ये कि मुकेश के घर में रात को तकरीबन 10:30-11 बजे कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए। कई सारे लोग आए और मुकेश उन लोगों से इत्मीनान से अकेले में बात करना चाहता था, तो उसने अपनी पत्नी दिव्या से ये कहा कि तुम कुछ देर के लिए हमारे दूसरे वाले घर में चली जाओ और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम फिर वापस आ जाना। असल में मुकेश जहाँ रहता था गोविंद नगर में, उसके पास में ही मुकेश की बहन भी रहती है, यानी दिव्या की ननद। और चूंकि आसपास ही घर है तो परिवार के लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है और ऐसा बहुत नॉर्मल है। तो इस रोज़ कुछ ऐसा ही हुआ। रात को 11 बजे दिव्या जो है अचानक अपनी ननद वंदना के घर पहुंची और वंदना के घर पहुंचकर उसने बताया कि वो कुछ देर यहाँ रहेगी क्योंकि मुकेश से मिलने उनके कुछ दोस्त आ गए हैं और मुकेश ने मुझे कहा है कि जाकर दीदी के घर कुछ देर रुको, जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा तुम वापस चली आना। वंदना को जाहिर सी बात है इसमें क्या एतराज़ हो सकता था, क्योंकि खुद उसकी भाभी थी, भाई की पत्नी थी। तो वंदना के साथ दिव्या फिर कुछ देर तक वहाँ रही। कुछ देर क्या, बल्कि कई घंटे तक रही। लेकिन इत्तेफाक से हुआ ये कि मुकेश ने दिव्या को फ़ोन नहीं किया, मतलब फ़ोन करके बुलाया नहीं कि अब चली आओ, मेरे दोस्त चले गए हैं, ऐसा हुआ नहीं। दिव्या अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रात गहरा रही थी, दिव्या परेशान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है, दोस्तों के साथ ऐसी भी क्या मीटिंग। मुकेश पॉलिटिकली एक्टिव है, ये तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या मीटिंग हो रही है घर में कि पत्नी को जो है वो रिश्तेदार के घर में भेज चुके हैं और अब फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं। तो दिव्या और मुकेश के घर के जो दूसरे लोग थे वो सारे लोग अब थोड़ा परेशान होने लगे। फिर दिव्या ने अपने ही एक देवर से, यानी मुकेश के भाई से, ये कहा कि अब तो काफ़ी देर हो गई, रात तकरीबन 2:30 बज रहे थे। तो उसने कहा कि इतनी देर हो गई, मुकेश ने मुझे बुलाया नहीं, तुम्हारे भैया ने, तो चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं देखती हूँ कि मुकेश अभी घर में अकेले हैं, उनके दोस्त हैं या चले गए, अभी पता करती हूँ, चलो। तो अपने देवर के साथ वो देर रात को अपने घर वापस आई। लेकिन घर में वापस आकर दिव्या ने जो कुछ देखा, उसने सिर्फ दिव्या ही नहीं बल्कि दिव्या के देवर के पैरों तले भी ज़मीन खिसका दी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब दिव्या अपने देवर के साथ अंदर गई तो उसने देखा कि बिस्तर पर मुकेश की लाश पड़ी है और पास में ही सल्फास की कई गोलियां भी पड़ी हुई हैं। सल्फास आपको पता है खेती में इस्तेमाल होने वाला एक जहर है जो मेरे ख्याल से पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ किया जाता है और फसल की रखरखाव के लिए भी जो है वो सल्फास का उपयोग होता है।
लेकिन सल्फास जो है वो बहुत ख़तरनाक जहर होता है। तो खैर वहाँ सल्फास की गोलियाँ पड़ी थी और मुकेश की लाश जो है वो बिस्तर पर पड़ी थी। ये देखकर जो है दिव्या चीखने चिल्लाने लगी और जो दिव्या का देवर था यानी मुकेश का भाई वो भी घबरा गया, वो भी चीखने चिल्लाने लगे। रात को 3 बजे अचानक शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सारे लोगों को ये समझ में आ गई बात कि मुकेश के साथ अनहोनी हो गई। मुकेश ने कुछ ऐसा फैसला कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। सल्फास की गोलियां पास में थी, मुकेश मुर्दा पड़ा हुआ था, तो ऐसा मुकेश ने क्यों किया? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मुकेश ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर ली? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो सबके सामने था। अब इसके बारे में पुलिस को भी जानकारी हुई। पुलिस पहुंची सुबह होने से पहले और उसने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया। घर वालों ने पूरा घटनाक्रम, खासकर दिव्या ने पूरी बात मुकेश के दोस्तों के घर आने और मुकेश के फ़ोन नहीं करने, फिर उसके वापस देर रात घर लौटने, ये सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने सारी बातें सुनी, सारी बातें नोट की, सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया और मुकेश की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करने के बाद भी पुलिस को वहाँ से कोई नोट नहीं मिला, जबकि आमतौर पर इस तरह की घटना में कोई भी अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो कोई ऐसा नोट लिख कर जाता है जिसमें वो उसकी वजह बताता है या उसकी मौत के ज़िम्मेदार लोगों के नाम लिखता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मुकेश ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया, उसकी ज़िंदगी उसने खुद अपने हाथों से क्यों ख़त्म कर ली। खैर पुलिस ये जांच करती रही और पुलिस मुकेश के बारे में, उसके परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा रही थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी तकलीफ़ थी कि उसने ये कदम उठा लिया। इसी बीच हुआ ये कि कानपुर पुलिस के हाथों एक व्हाट्सएप चैट यानी मोबाइल चैट लगा और उस मोबाइल चैट में दिव्या की संजय नाम के किसी लड़के से बहुत अंतरंग बातें हो रही थी। दिव्या यानी मुकेश की पत्नी। अब मुकेश की 2 साल पहले दिव्या से शादी हुई थी। दोनों अगर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे तो दिव्या की ज़िंदगी में किसी तीसरे आदमी का होना और उसके साथ दिव्या की अंतरंग बातचीत का होना, यह अपने आप में बहुत शॉकिंग बात थी। कोई भी पति इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो क्या पति पत्नी के बीच में ऐसा कोई विवाद था? ये चैट जो दिव्या का उसके एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड संजय के साथ था, वो चैट बाहर कैसे आई? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। तो पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि मुकेश ने अपने जीते जी अपनी पत्नी दिव्या के मोबाइल फ़ोन से वो चैट जो है रिट्रीव कर ली थी स्क्रीनशॉट के फॉर्म में और उस चैट को अपने एक दोस्त को भेजा था जो उसका बहुत भरोसेमंद दोस्त था और उससे बताया था कि किस तरह से उसकी बीवी उसके पीठ के पीछे उसे धोखा दे रही है और वो अपनी बीवी के इन विवाहेतर संबंधों से, इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने अपनी ज़िंदगी पर अपनी बीवी से खतरा भी बताया था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस को ये सारी बातें पता चल गई। अब पुलिस को जब पता चली तो पुलिस ने दिव्या के इर्द गिर्द इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस ये जानना चाहती थी कि दिव्या के साथ किसका मिलना जुलना है, कब से मिलना जुलना है और इस घटना के पीछे दिव्या का कोई रोल तो नहीं है। अब जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, जांच शुरू की, तो पुलिस ने देखा कि 23 और 24 नवंबर, बल्कि 24 नवंबर की रात को दिव्या के साथ उसके प्रेमी संजय की कई बार बातचीत हुई थी फ़ोन पर। कॉल डिटेल रिकॉर्ड जब दिव्या के मोबाइल फ़ोन की निकाली गई तो ये पता चला कि दोनों की फ़ोन पर कई बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने अब संजय के मोबाइल फ़ोन को भी सर्विलांस पर लगाया। पुलिस ने देखा कि 24 तारीख की रात को संजय जो है वो मुकेश के घर आया था। मुकेश यानी दिव्या के घर आया था। ये भी एक बात पुलिस को पता चली। पुलिस ने इसके बाद सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करना शुरू किया तो सीसीटीवी फुटेज में मुकेश के घर उसके किसी भी दोस्त के आने की कोई तस्वीर कैद नहीं हुई थी। लेकिन जब 11 बजे रात को दिव्या अपने घर से निकलकर अपने ससुराल में अपने ननद के पास गई थी, उससे कुछ देर पहले दिव्या का प्रेमी संजय जो है वो ज़रूर आता हुआ दिख रहा था। ये सारी बातें जो है वो दिव्या को शक के घेरे में ला रही थी। ये लग रहा था कि शायद दिव्या अपने पति मुकेश की मौत को लेकर कुछ छिपा रही है, कुछ झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने दिव्या की घेरेबंदी की और उसे हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ शुरू की। उसने शुरू में सारी बातों से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की, उसे सबूत दिखाए तो वो टूट गई और उसने मान लिया कि अपने पति का कत्ल खुद उसी ने किया है। दिव्या ने यह बताया कि उसकी शादी उसके घर वालों ने, पहली शादी, ज़बरदस्ती करवा दी थी। उस शादी से वो खुश नहीं थी।
दूसरी शादी वो संजय के साथ करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने संजय से शादी नहीं करवा के उसकी शादी मुकेश से करवा दी। संजय के साथ उसका प्रेम संबंध शादी के पहले से चला आ रहा है और दोनों साथ में पढ़ते थे। और चूंकि मुकेश जो है उनके प्रेम के रास्ते में रोड़ा बनता था, उनको रोकता था, इसलिए उन्होंने मुकेश की हत्या की प्लानिंग की थी। हत्या की प्लानिंग के मुताबिक 24 तारीख की रात को साजिशन चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दिव्या ने मुकेश को वो नशीली चाय पिला दी थी, जिसके बाद मुकेश नींद की गोलियों वाली चाय से बेहोश हो गया था। इस बीच साजिश के मुताबिक दिव्या का जो प्रेमी है संजय, वो भी उनके घर आ गया और अपने प्रेमी संजय के साथ मिलकर दिव्या ने अपने पति मुकेश की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर मुकेश का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद सीन ऑफ क्राइम को कुछ और रूप देने के लिए उन्होंने वहाँ सल्फास की कुछ गोलियां बिखेर दी। प्रेमी अपने घर अलग चला गया और दिव्या ने घर में ताला तो नहीं लगाया, घर खुला छोड़कर अपने ससुराल चली गई और जाकर अपनी ननद को, देवर को और दूसरे लोगों को ये कहा कि मुकेश से मिलने उसके कुछ दोस्त आए हुए हैं, तो मुकेश ने मुझे कहा है कि मैं कुछ देर आप लोगों के साथ रहूं ताकि वो अपने दोस्तों के साथ आराम से बातचीत कर सके, फिर वो मुझे देर रात को बुला लेंगे। इसके बाद की कहानी आपको पता है कि मुकेश ने फ़ोन नहीं किया। मुकेश करता भी कैसे? सच्चाई तो ये थी कि मुकेश ने अपनी जान खुद नहीं दी, बल्कि मुकेश की हत्या खुद उसकी बीवी दिव्या ने कर दी थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो इस बात की पुष्टि हो गई। ये पता चला कि मुकेश के शरीर में सल्फास के कोई निशान नहीं हैं, बल्कि उसके शरीर में नींद की गोलियां होने के निशान मौजूद हैं। और ये भी पता चला कि मुकेश की हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई है। इसके अलावा कत्ल का जो एक टाइम फ्रेम होता है, कितने बजे के आसपास हत्या हुई होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बात की भी पुष्टि हो गई कि 11 बजे जब वो घर छोड़कर अपने ननद के घर गई थी दिव्या, उससे पहले मुकेश की मौत हो चुकी थी, हत्या की जा चुकी थी। तो ये सारे सबूत जो है बहुत कंक्रीट तौर पर पुलिस के हाथ लगे, जिसमें चैट से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो 2-3 बातें, सीसीटीवी फुटेज और तमाम एविडेंसेस। पुलिस ने दिव्या को और उसके प्रेमी संजय को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता मुकेश नारंग के कत्ल की गुत्थी कानपुर पुलिस ने सुलझा ली है। तो ये थी पूरी कहानी, जो अपने आप में बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक है। एक ऐसी बीवी जिसने अपने पति की न सिर्फ कत्ल की साजिश रची, बल्कि पूरे मामले को घुमाने के लिए बहुत दिमाग लगाया। लेकिन चाहे जितना भी दिमाग लगाए, आपको पता है कि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। उनकी पोल खुल गई। कैसे पोल खुली, इस पूरी कहानी में आपको पता चल चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक स्टोरी मैंने इससे पहले आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक दुकान में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी की चोरी हुई और ज्वेलरी चुराने वाले शख्स के हाथ देखकर, सिर्फ हाथ देखकर, पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार कर लिया। अगर आप वो रहस्यमयी कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किया है उस स्टोरी पर, आइए वो पढ़ता हूँ। जुलेखा खातून ने कमेंट किया है। सबसे पहले उनका कमेंट मुझे दिख रहा है। उन्होंने लिखा है, यू हैव मैजिकल वॉइस सर। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के बातों से कितनी हौसला अफजाई होती है, इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेहताब अली हैदरी इद्रिशी साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी ने कमेंट किया है। सुद्वीप ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। होमी राय का कमेंट है, उन्होंने लिखा है, सर ये स्टोरी इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग, येस ही डिड मिस्टेक। कातिल मतलब उस चोर के बारे में इन्होंने होमी राय ने लिखा है। परूष श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट आया है। RDX भाई के नाम से एक आईडी है, उन्होंने नाइस वीडियो लिखा है और कुछ इमोजीज भेजी है, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे दर्शक हैं श्याम माली, इन्होंने कमेंट किया है, स्वागत है आपका श्याम माली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरहाद रिस्की व्लॉग्स हरनाज ने कमेंट किया है, ब्यूटीफुल वीडियो। और इसके अलावा मनोज प्रभाकर जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। विक्रांत गुप्ता ने अपनी बात रखी है, माफ़ कीजिएगा विक्रांत गौरव जी। विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स के एडिटर हैं, तो उनका नाम मेरी ज़ुबान पर अचानक आ गया। जो लोग विक्रांत जी को जानते हैं, मैं बताऊं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनसे जब जब मिलता हूं तो मेरे साथ मतलब उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ठीक वैसे ही जैसे शम्स सर के साथ हैं। मतलब ये लोग इतने सीनियर पोजीशन में हैं और ऐसे पत्रकार हैं जिनको देश में लाखों लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन ये लोग बड़े डाउन टू अर्थ हैं। एनीवे, मैं कुछ और बात करने लग गया था। यश त्रिवेदी जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सरजीत सिंह भाटिया ने कमेंट किया है, स्वागत
भाटिया साहब, किशोर मकवाना का भी कमेंट है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक साथ नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।